नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनजातियों की समस्याओं हेतु क्या क्या सुझाव हैं, जिसमें हमने देखा था आर्थिक समस्याओं से संबंधित सुझाव, सामाजिक समस्याओं से संबंधित सुझाव, सांस्कृतिक समस्याओं से संबंधित सुझाव, शैक्षिक समस्याओं से संबंधित सुझाव और स्वास्थ्य और की समस्याओं से संबंधित सुझाव। आज हम देखेंगे कि अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जनजातियों की विभिन्न समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकारी और गैर सरकारी साथ ही अन्य संगठनों ने समय समय पर अनेक प्रयास किए हैं और इन प्रयासों को आज हम देखेंगे कि किस तरह से अनुसूचित जनजातियों की समस्या का निराकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहला हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट एफर्ट्स की सरकारी प्रयास क्या किए गए। जैसा हम देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व देश के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों और सघन वनों में बसी जनजातियों को जो अंग्रेज थे वो मानव सभ्यता के विकास के आदिम अवशेष के रूप में अजायब घर की तरह रखना चाहते थे, ताकि विश्व भर के मानवशास्त्री भारत आकर इनके जीवन का अध्ययन कर सकें। यानी हम ये कहेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेजी सरकार ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कम प्रयास किए, लेकिन जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली और संविधान हमारा निर्माण हुआ, तो संविधान जो बनाने वाले थे, जो परिषद थी, उन्होंने अपने मस्तिष्क में जनजातियों के लिए भी विचार रखा, क्योंकि जब तक जनजातियों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो सरकारी प्रयासों के लिए हम ये देखेंगे कि जैसे ही संविधान बना, संविधान के बाद संवैधानिक प्रयास क्या क्या किए गए। जब भारत सरकार ने, हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब नवीन संविधान बना तो अनुसूचित जनजाति के लिए अनेक प्रावधान घोषित किए गए। उसमें अगर हम देखें तो पहला था, लोकसभा और विधानसभाओं में जनजातियों के लिए निश्चित प्रतिशत के अनुसार सुरक्षित स्थान रखे गए। फिर हम देखते हैं कि संविधान की धारा 16(4) में तथा 335 के अनुसार सरकारी नौकरियों में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% स्थान सुरक्षित रखे गए। इसी के साथ संविधान की धारा 46 के अनुसार जनजातियों के विकास और आर्थिक उन्नति की सुरक्षा की और विशेष ध्यान देने के लिए, यानी ध्यान देने का कार्य राज्य सरकारों का कर्तव्य घोषित किया गया। इससे पहले इस तरह का कोई एफर्ट नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही हमारा संविधान निर्मित हुआ, संविधान में विशेष रूप से यह ध्यान रखा गया कि किसी भी तरह का किसी के भी साथ भेदभाव ना हो। तो ये लंबे समय से ये जनजातियाँ जिनका विकास नहीं हुआ था, उनके विकास और आर्थिक उन्नति और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का कार्य राज्य सरकारों का कर्तव्य के रूप में घोषित किया गया। उसके पश्चात हम देखते हैं कि संविधान की धारा 338 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष आयुक्त नियुक्त करेगा, जो जनजातियों की स्थिति को सुधारने के संबंध में, यानी क्या क्या एफर्ट किए जा रहे हैं
जनजातियों की स्थिति को सुधारने के लिए और किस तरह से और हम इनकी स्थिति को सुधार सकते हैं, इस बात के लिए वो समय समय पर राष्ट्रपति को सुझाव देगा। उसके पश्चात हम देखते हैं कि संविधान के 10वें भाग और 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि संविधान के भाग 6 की धारा 164 में आसाम के अतिरिक्त बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्रालय स्थापित करने का विधान था। उसके साथ ही धारा 244 के 2 के अंतर्गत आसाम की जनजातियों के लिए जिला और प्रादेशिक परिषद स्थापित करने की व्यवस्था की गई। ये हमने देखे थे सरकारी प्रयास। अब हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या की गई हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि धारा 244 एवं संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र अनुसूचित किए गए। इन राज्यों के राज्यपाल, जिनमें वे क्षेत्र आते हैं, जो प्रशासन को रिपोर्ट करेंगे और यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष भेजेंगे। अनुसूचित जनजातियों की विशेष समस्याओं और आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने के लिए एक पूर्ण जनजाति कल्याण मंत्रालय की भी स्थापना की गई। उसके बाद हम देखते हैं कल्याणकारी तथा सलाहकार संस्थाएं, वेलफेयर एंड एडवाइजरी इंस्टीट्यूशंस, यानी 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 338 के तहत ये नियुक्त किया गया कि विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का तथा अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया जाएगा। इसमें ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ 5 सदस्य भी होंगे जो इस व्यवस्था को देखेंगे। फिर अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सुरक्षा संबंधी सभी मामलों की जांच की निगरानी करेंगे। इनके अधिकारों और सुरक्षा के उपायों से वंचित विशिष्ट शिकायतें की ये जांच करेंगे। इन लोगों के साथ अगर कोई सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने में सहयोग तथा क्रियान्वयन में हो रही प्रगति का मूल्यांकन करेंगे। राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजेंगे। संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा परामर्श देंगे। ऐसे अन्य सभी कार्य इनकी जिनकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति द्वारा इन आयोग को सौंपी गई थी। फिर हम देखते हैं कि विधानमंडलों तथा संसद में प्रतिनिधित्व। पहले कल्याणकारी और सलाहकार संस्थाएं बनी और संस्थाओं के बाद एक आयोग तैयार किया गया। आयोग में के यह कार्य थे कि वे लोग अनुसूचित जनजातियों और जातियों के संबंधित हर कार्य की निगरानी करें। अब नेक्स्ट था विधानमंडलों तथा संसद में प्रतिनिधित्व। क्योंकि ये लोग लंबे समय से शोषित हैं और सभ्य समाज से बहुत अलग थे, बहुत दूर थे, इन्हें सभ्य समाज की यानी मुख्य धारा में लाने के लिए इनके लिए संविधान की धारा 330 और 332 के अंतर्गत राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में इनके स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। साथ ही पंचायत स्तर पर भी इनके लिए स्थान
सुरक्षित रखे गए हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण, ये एक बहुत बड़ा संविधान ने अपना रोल निभाया कि इनके विकास के लिए क्या किया जाए कि जिससे ये मुख्य धारा से जुड़ सकें और अपने आप को सभ्य समाज के समकक्ष रख सकें। तो इसमें यह प्रयास किया गया कि अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता सेवाओं में इनके लिए स्थान 7.5% रखे गए। स्थानीय नौकरियों में भी निश्चित प्रतिशत है। इनकी आयु सीमा में छूट है। उपयुक्तता के मानदंड में छूट है। पदों के चयन के संबंधी अनुपयुक्तता में छूट है। साथ ही अन्य छूटें भी दी गई हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ कल्याण योजनाएं भी चलाई गईं। कल्याण योजनाएं जो केंद्र तथा राज्य स्तर के द्वारा चलाई जाती हैं। तो इन योजनाओं के तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान रखा गया कि जैसे हम देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इनके कल्याण के लिए 30 करोड़ के लगभग रुपया रखा गया था। और जैसे जैसे योजनाएं बढ़ी वैसे वैसे इनके राशि में भी बढ़ोतरी होने लगी। फिर केंद्रीय परियोजनाएं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाई गई, जिससे ये लोग व्यवसाय तथा रोजगार प्राप्त करने में सहायता के उद्देश्य से इन्हें परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षण सहित प्रदर्शन और भारत के ये 7 नगरों में इनके लिए विशेष रूप से पथ प्रदर्शन केंद्र भी खोले गए। ये नगर हैं इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, मद्रास, पटियाला, हैदराबाद और शिलोंग। मेडिकल और इंजीनियरिंग डिग्रियों के पाठ्यक्रमों के लिए भी इन छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना, कृषि, पशु चिकित्सक, पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों को भी विद्यार्थियों को भी पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध कराना, साथ ही इनके लिए मैट्रिक में छात्रवृत्ति, बालिका छात्रावास, विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था तथा राज्य सरकार के स्तर पर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ, परीक्षा शुल्क में इनको छूट दी गई है। शिक्षा संबंधी सामग्री को निःशुल्क इनके लिए व्यवस्था की गई है। बच्चों को दोपहर की भोजन की व्यवस्था की गई है। आश्रम स्कूलों की स्थापना की गई है। पाठशाला भवनों तथा छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ ये योजनाएं भी चल रही हैं। इनके साथ ही विकास योजनाएं भी सरकार के द्वारा चल रही हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जनजातियों का विकास हो सके। क्योंकि जनजातियां सदियों से पीड़ित रही हैं और ये उस समुदाय के व्यक्ति रहे हैं जो सरकारों द्वारा प्रदत्त सामान्य सुविधाओं से भी वंचित रहे। अगर इन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमें इनके पिछड़ेपन को दूर करना है, इनको आत्मविश्वास बढ़ाना है, साथ ही कुछ विशेष सुविधाएं देकर इन्हें सभ्य समाज के बराबर आने का प्रयास करना चाहिए ताकि वर्षों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय व पक्षपात से छुटकारा पा सकें। धन्यवाद।